हेलो बच्चों, मैं ममता जैन क्लास 9 एसएसटी के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर के 4 वीडियो अपन देख चुके हैं और चारों वीडियो के अंदर अपन ने खाद्य सुरक्षा के बारे में पढ़ा है। आज अपना जो 5वां वीडियो है इसके अंदर अपन पढ़ेंगे भारत सरकार की खाद्य सुरक्षा की नीतियाँ, कि हमारे देश के अंदर खाद्य की असुरक्षा को कम करने के लिए अर्थात खाद्यान्न संबंधी आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए वो अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो भारत सरकार की जो खाद्य सुरक्षा की नीतियाँ हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि जब हम आज़ादी से पहले जब अंग्रेजों का शासन था तो देश का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ, जिसकी वजह से हम आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गए थे और खाद्यान्न की समस्या आ गई थी। तो 1960 के अंदर भारत के अंदर हरित क्रांति प्रारंभ हुई और उसके बाद से देश खाद्यान्न संबंधी आत्मनिर्भर बनने लगा। तो यही चीज़ को मैं बताऊंगी कि हरित क्रांति के बाद हमारे देश में अकाल नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हरित क्रांति के बाद अनाज का उत्पादन बढ़ गया। तो जब एडवर्स कंडीशन यानी विपरीत परिस्थितियां आई तो हमारा देश खाद्यान्न संबंधी असुरक्षा का सामना करने के लिए रेडी था और अकाल नहीं पड़ा। पिछले 30 वर्षों में भारत खाद्यान्न में सेल्फ डिपेंड हो गया। यही बात मैंने आपको बताई है, देश आत्मनिर्भर बन गया। विविध फसलें वर्ष में एक से अधिक यानी एक साल के अंदर एक से अधिक फसलों का उत्पादन हुआ, क्योंकि हमने नई नई टेक्नोलॉजी, अच्छे सिंचाई के साधन, ऊंचे जो HYV हाई यील्ड वैरायटी के बीज यूज़ किए। तो हरित क्रांति के फलस्वरूप देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होने लगा। विपरीत मानसून में भी उपलब्ध था। जब जिस साल सूखा पड़ गया है या फिर क्या हो गया है, अतिवृष्टि हो गई है, बाढ़ आ गई है, उसके बाद भी देश में खाद्यान्न संबंधी असुरक्षा उत्पन्न नहीं हो रही है पिछले 30 वर्षों से। अर्थात हमारी सरकार ने उपलब्धता, पहुंच व सामर्थ्य तय किया। आपको याद है हमने हमारा जो ये 4th चैप्टर की पहली वीडियो के अंदर देखा था कि खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है। सिर्फ व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी मिल जाए इतना ही नहीं, दोनों वक्त की रोटी कैसे पौष्टिक खाना मिले और साथ में हर व्यक्ति को खाद्यान्न उपलब्ध हो, उस तक पहुँच हो और सामर्थ्य हो। ये बात हम पहली वीडियो के अंदर कर चुके हैं। इसे ही खाद्य सुरक्षा कहेंगे। अर्थात देश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध हो, हमारे खेतों में खाद्यान्न उत्पन्न हो, यदि हमें आयात करना पड़ता हो तब भी हो, टोटली हमारे पास खाद्यान्न होना चाहिए। सेकंड, सिर्फ होने से कुछ नहीं होगा, प्रति व्यक्ति तक वो खाद्यान्न पहुंचना भी चाहिए और साथ में उस खाद्यान्न को खरीदने का धन भी हमारे देश के लोगों के पास होना चाहिए। तो हमारी सरकार ये तय करती है कि प्रत्येक नागरिक तक हमारा जो खाद्यान्न है वो पहुंच जाए। इसके लिए हमारी सरकार ने कुछ नीतियां बनाई है, या जिसको अपन कहेंगे कि कुछ व्यवस्थाएं बनाई है। तो भारत में यही चीज़ अब अपनी स्टार्ट होगी कि भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा संबंधी अपनी क्या नीतियां बनाई है, या इसको कह लो कि उसने क्या व्यवस्था कर रखी है। तो बच्चों, भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लिए 2 नीतियां बनाई है। पहला बफर स्टॉक, दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक आज की वीडियो के अंदर अपन देखेंगे, बफर स्टॉक, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो बफर स्टॉक क्या कहलाता है? बफर स्टॉक की सिंपल डेफिनेशन या अर्थ देखो तो अधिप्राप्त जो उत्पादन होता है, अर्थात हमारे देश में उत्पादन का कार्य कौन करता है? अनाज उत्पादन का कार्य हमारे किसान करते हैं। तो किसान जो उत्पादन करते हैं वो एक तो स्वयं के यूज के लिए रख लेते हैं, उसके बाद जो उत्पादन होता है उस उत्पादन को क्या करती है? सरकार खरीद लेती है, उसको कलेक्ट कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है और गोदाम के अंदर उसका स्टॉक कर लेती है। तो सरकार के द्वारा किसानों से अनाज को खरीद करके और स्टॉक कर लेना, लेकिन कौन सा अनाज? जो अधिप्राप्त, यानी पहले तो पब्लिक की जो डिमांड है वो पूरी हो जाए, उसके बाद जो अनाज बचता है उसको हमारी गवर्नमेंट खरीद लेती है और फिर गोदामों में सुरक्षित रख देती है, ताकि ऐसे राज्य जहाँ पर उत्पादन नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, किसी वर्ष कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, तो वहाँ पर इस खाद्यान्नों को पहुँचाया जाता है ताकि वहाँ के लोग भूखे ना मरे और वहाँ खाद्य असुरक्षा की स्थिति पैदा न हो। तो बफर स्टॉक का अर्थ आ गया समझ में? किसानों द्वारा जो अनाज का उत्पादन हो रहा है, जो अधिप्राप्त उत्पादन है, जो एक्स्ट्रा उत्पादन है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है, उसको हमारी गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती है और गोदाम के अंदर स्टॉक रखती है। इसी को बफर स्टॉक कहते हैं। अब यदि बफर का मीनिंग क्या होता है? देखिए बच्चों, बफर का मतलब होता है 2 स्टेट के बीच का जो स्टेट होता है ना, उसको बफर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्या चीज़ है? इधर तो हमारा सरकार है, इधर हमारी पब्लिक है। तो पब्लिक और सरकार के बीच में गोदाम है, उसके अंदर अनाज को भर के रखा है। तो
सरकार और पब्लिक के बीच में जो हमने गोदामों के अंदर अनाज को भर के रखा है वही हमारा बफर है, बफर स्टॉक है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं कि अब इस किसानों से कौन अनाज खरीदता है? सरकार। तो सरकार में कौन लोग? तो सरकार ने इसके लिए FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, एक संस्था है, मतलब गवर्नमेंट की एक फील्ड है जिसका नाम है भारतीय खाद्य निगम, और जिसको कहते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो जो FCI है वो क्या करती है? किसानों से गेहूं या अन्य अनाज को खरीद लेती है और फिर अपने बड़े बड़े गोदामों के अंदर उसको रखा जाता है। और गोदामों में भी ऐसा नहीं कि वहाँ पर वो सड़ जाए, उसकी सुरक्षा की, उसके अंदर कीड़ा न लगे, उसकी समुचित व्यवस्था होती है। और उसके बाद जब कभी जिस राज्य को गेहूं की आवश्यकता हो या अनाज की आवश्यकता हो वहाँ पर उसको पहुँचाया जाता है। अब FCI होती है वो किसानों से गेहूं किस कीमत के ऊपर खरीदेगी? तो बच्चों जो FCI है वो किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य, व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस? मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है कि जब किसान गेहूं या अन्य अनाज की जब बुवाई करता है उस वक्त ही सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर देता है, अनाउंस कर देता है कि फसल कैसी भी रही, अकाल आया, बाढ़ आई, चाहे मानसून ने कितना भी साथ दिया, फसल कैसी भी होगी, लेकिन आपको प्रति किलोग्राम का मूल्य तय होता है, या प्रति क्विंटल कह लो कि 15 रुपये किलो गेहूँ हम खरीदेंगे या 20 रुपये किलो गेहूँ खरीदेंगे। ये कहलाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कि FCI तय करती है। और ये कब तय हो जाता है? नवंबर में, जबकि या नवंबर से मतलब सिर्फ गेहूं के लिए मैं बता रही हूँ, दूसरी फसलों के लिए अलग टाइम हो सकता है। अर्थात जिस फसल की बुवाई हो रही होती है उसी वक्त सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर लेती है और उसका अनाउंसमेंट हो जाता है कि इस न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर आपको क्या है, आपके अनाज की हम लोग खरीदारी करेंगे। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर FCI क्या करती है? किसानों से जो गेहूं अनाज है उसको खरीद लेती है, फिर अपने गोदामों के अंदर स्टॉक रखती है। फिर जिस वर्ष में जिस राज्य के अंदर कहीं पे अकाल पड़ गया है ना, जैसे बाढ़ आ गई हो, बारिश नहीं होने से सूखा हो गया है, या और किसी वजह से उस राज्य में प्रोडक्शन कम हुआ है, तो ये गेहूं पर या ये अनाज वहाँ पहुँचाया जाता है। जैसे हमारे भारत के अंदर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है, तो यहाँ पर फसलें अच्छी होती हैं, तो यहाँ कभी भी अकाल जैसी स्थिति पैदा नहीं होती है। तो हमारा FCI क्या करता है? इन राज्यों से गेहूं और अन्य अनाज को न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर खरीद के अपने पास स्टॉक रख लेता है। फिर ऐसे राज्य जहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं बार बार आती है या आने की संभावना होती है, उड़ीसा है, बिहार है, तो वहाँ पर आवश्यकता पड़ने पर ये अनाज पहुँचा दिया जाता है। तो यही कहलाता है बफर स्टॉक, और यही इसका प्रोसेस है। तो मैंने यहाँ पर ये बता दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, और जब ये फसल बुआई के समय ही कीमतों की घोषणा हो जाती है, और आपदा वाले राज्यों में निर्गम कीमत के ऊपर सप्लाई होती है। अब बच्चों निर्गम कीमत क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि हमारी जो FCI हमारी सरकार क्या करती है, किसानों से तो गेहूं या अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदती है, लेकिन जब ये आपदा वाले राज्यों के अंदर जब ये इस अनाज का वितरण करती है तो यहाँ पर आपदा वाले राज्यों में ये निर्गम कीमत के ऊपर बेचती है। अब निर्गम कीमत क्या होती है? तो बाजार कीमत से जो कम कीमत, जो बाजार के अंदर कीमत है, समझ लो कि बाजार के अंदर 1 किलो गेहूं 15 रुपये मिल रहा है, तो ये 10 रुपये के अंदर लोगों को देगी। क्यों? क्योंकि ये गेहूं की सप्लाई कहाँ पर हो रही है? ये गेहूं की सप्लाई उन राज्यों में हो रही है जो राज्य आपदा से युक्त हैं, जहाँ पर आपदा आई है। जब आपदा आती है तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, ये हर तरह से असुरक्षित हो जाते हैं। जो निर्धनता रेखा से नीचे है वो तो होते ही हैं, लेकिन जो लोग निर्धनता रेखा से ऊपर है वो भी असुरक्षित हो जाते हैं। तो जो हमारे जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या भारतीय खाद्य निगम, ये क्या करती है? अपना जो बफर स्टॉक है, अपना जो स्टॉक है, वहाँ से जो गेहूँ इन गरीब जनता को जब बांटती है तो निर्गम कीमत पर बांटती है, अर्थात बाजार कीमत से कम कीमत के ऊपर ये अनाज की सप्लाई करती है। आया समझ में बच्चों? तो इस तरह हमारा जो बफर स्टॉक या जो भारत सरकार की जो खाद्य सुरक्षा की नीतियों का लक्ष्य क्या है,
या कह लो कि बफर स्टॉक का लक्ष्य क्या है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, हमारी देश की नीतियाँ का लक्ष्य क्या है, मतलब खाद्य सुरक्षा की जो नीतियाँ हैं उनका लक्ष्य क्या है, यदि क्वेश्चन आता है, या फिर बफर स्टॉक का लक्ष्य क्या है, तो आंसर सेम ही होगा कि अधिप्राप्त अनाजों का जो एक्स्ट्रा अनाज है वो वैसे भी क्या मतलब है, तो उसका क्या करते हैं, गोदामों में एकत्रित करके उनको सुरक्षित कर लिया जाता है ताकि आपदा के समय ये स्टॉक काम में आए और देश में खाद्य असुरक्षा न हो, देश खाद्य रूप से आत्मनिर्भर बने, सेल्फ डिपेंड बने, अब हमको दूसरे देशों से आयात नहीं करना पड़े, गरीबों की मदद मिल जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, जब आपदा आएगी तो व्यापारी तो क्या करेंगे, अपने पास स्टॉक रखेंगे और अधिक कीमत के ऊपर, जो कि बाजार कीमत से भी अधिक कीमत के ऊपर क्या करेंगे, गेहूं बेचेंगे, अनाज बेचेंगे, मतलब कालाबाजारी करेंगे और लोगों का शोषण हो सकता है। तो सरकार इस ऐसी कालाबाजारी न हो, लोगों का शोषण न हो, इसलिए सरकार स्वयं क्या करती है, अनाजों का स्टॉक रखती है और आपदा के समय बाजार कीमत से भी कम कीमत यानी निर्गम कीमत के ऊपर इस अनाज को बेचती है। खाद्यान्न असुरक्षा से को कम करना हमारा उद्देश्य है और देश को आत्मनिर्भर बनाना है। तो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर आपको ये मैंने समझाया कि भारत के देश के अंदर खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार कौन कौन सी नीतियाँ अपना रही है। तो सरकार की दो नीतियाँ हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आज की वीडियो के अंदर अपन ने पूरी तरह से बफर स्टॉक को समझ लिया कि किस प्रकार सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर अनाज खरीदती है, अपने पास सुरक्षित रखती है और आपदा के समय अन्य राज्यों को निर्गम कीमत के ऊपर बेच देती है। तो बच्चों, ये हो गया आपका बफर स्टॉक। मेरी वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए और इसके नोट्स बनाते रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो के अंदर अपन देखेंगे हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। तो थैंक यू बच्चों, अगली वीडियो के अंदर हम फिर से मिलते हैं।